एक लड़का दिल्ली के जीबी रोड पर जाता है और वहां पर एक कोठे पर जाकर लड़कियां ढूंढने लगता है। लड़कियों के हिसाब से सौदा होता है और उनके सामने एक बड़ी सी लाइन लड़कियों की होती है, जिनमें हर तरीके की लड़की होती है। लेकिन वो लड़का हर एक लड़की को खारिज कर रहा था। उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आती है। जब कोठे की जो मालकिन होती है तो वो कहती है कि इसके सामने उस लड़की को लेकर आओ जो 2.5 महीने पहले हमारे कोठे पर नई आई है, उसकी ज्यादा डिमांड है। अब जैसे ही मालकिन इस बात को कहती है तो अंदर से एक आवाज आती है और कहते हैं कि वो अभी व्यस्त है, उसके पास ग्राहक हैं, उसे नहीं ला सकते। लेकिन ये लड़का कहता है कि मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ, ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हूँ और इंतजार करने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन मुझे वही लड़की चाहिए। दोस्तों, थोड़ी देर बाद वो लड़की उस लड़के के सामने आती है और जैसे ही वो लड़की उस लड़के के सामने आती है, उस लड़के के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो लड़का अपनी मौज मस्ती के लिए गया था, वहां पर सामने उसकी ही वो बहन खड़ी थी जो मल्टी नेशनल कंपनी में नौकरी करती, जानी मानी एक कंपनी में नौकरी करती थी। वो इस कोठे पर क्या कर रही थी? बहन की हालत देखने में ऐसी लग रही थी कि मानो बहन के साथ जबरदस्ती हो रही हो। भाई के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब आगे भाई क्या करेगा? अब क्या वो बहन के साथ क्या करने वाला था? बहन को बचाएगा या वहीं पर छोड़कर बहन को अपने घर आ जाएगा? एक भाई कैसे मौज मस्ती कर सकता है अपनी बहन के होते हुए, जब लोग अपनी बहनों को बहन मानते हैं और दूसरे की बहनों को बहन नहीं मानते, तो ये बहुत बड़ी गद्दारी हो जाती है। दोस्तों, आज ये स्टोरी दोस्ती पर एक कलंक बनकर सामने आई थी। ये स्टोरी कुछ ऑफिसरों के ऊपर बहुत ही ज्यादा, कहते हैं ना कि उनकी प्रशंसा करने योग्य है। दूसरी तरफ इस स्टोरी को सुनकर आपको यहाँ पर शायद उन दोस्तों से डर लगने लगेगा जिन दोस्तों के साथ आप बैठकर खाते हैं, जिन दोस्तों पर आप आंख बंद कर भरोसा करते हैं, और शायद ये घटना आपकी जिंदगी को बदल कर रख सकती है। सच्ची स्टोरी है। मेरे परिवार में बुजुर्ग लोग जुड़े हुए हैं जिनके शायद बेटी भी बेटा भी बाहर पढ़ते होंगे। मैं चाहती हूं कि आप अपने परिवार के उन सदस्यों को जो आपकी बेटी बेटा हैं, उन्हें ये घटना जरूर सुनाना, ताकि उन्हें कुछ सीखने को मिले, उन्हें पता चल सके कि जिंदगी की हकीकत और सच्चाई क्या है। क्राइम इस तरह से बढ़ रहा है कि क्या मैं आपसे कहूं। यहाँ पर कहते हैं कि ये कोठे उस जमाने से मशहूर हैं जब अंग्रेज इस देश में राज किया करते थे। अंग्रेज यहाँ से चले गए, लेकिन ये सारी चीजें सरकार भी नहीं हटा पाई है, कोई भी नहीं हटा पाया है। वहां पर करीबन, मैं आपसे क्या कहूं, 10% लड़की अपनी मर्जी से काम करती है। 90% लड़कियों को जबरन वहां पर ये काम कराए जाते हैं। और आप यही सोच रहे होंगे कि आज तक ऐसी स्टोरी आप लेकर नहीं आए हो, लेकिन इस स्टोरी में मुझे जो कुछ नजर आया ना, मुझे परिवार के हित से बहुत ही ज्यादा ऐसा लगा कि मैं अपने परिवार को ये बताना चाहती हूँ, परिवार के बच्चों को समझाना चाहती हूँ कि आपको दोस्त भी जानकर पहचान कर बनाना होगा। तो दोस्तों, आप इस कहानी को, स्टोरी को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या आप इसको जानने के लिए तैयार हैं? ये स्टोरी आपको हैरानी में डाल सकती है, ये आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि दोस्त क्या ऐसे होते हैं। तो चलिए, स्टोरी के लिए आपको हमारे साथ यहाँ पर चलना होगा कोलकाता में रहने वाली एक रानी नाम की लड़की, जो कि यहाँ पर एक मल्टी नेशनल कंपनी में जॉब करती है। वहां पर वो जॉब करती है, उसका एक भाई होता है, माता पिता होते हैं, बहुत अच्छे से जिंदगी चल रही थी। इसकी नौकरी में 40,000 इसकी तनख्वाह होती है। इसी कंपनी में नौकरी करते करते इस लड़की की एक और लड़की से दोस्ती हो जाती है, जिस लड़की का नाम ज्योत्सना होता है, यानी वो एक मुस्लिम होती है। ज्योत्सना नाम की सहेली इसकी बन जाती है। बड़े अच्छे से टाइम निकल रहा था। यहाँ पर रानी ज्योत्सना के इतने करीब हो जाती है कि दोनों लंच एक बार में करते हैं। रानी अपने घर से जो कुछ भी लाया करती है, वो ज्योत्सना को गैल खिलाया करती है। बहुत अच्छे से दोनों एक दूसरे से इतने घुल मिलते हैं
कि ये दोनों एक दूसरे से फोन पर भी बात करे बिना नहीं रह सकते थे। जब छुट्टी होती है तो ये दोनों छुट्टी के वक्त भी, मतलब छुट्टी पर भी एक दूसरे से बात किया करते थे। इतनी अच्छी इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इनकी बहुत ही ज्यादा चलने लगती है। अब इसके बाद एक दिन जो ज्योत्सना होती है वो रानी के सामने रोने लगती है। कहने लगती है, यार दिल्ली में एक ऑफर आया है और ऑफर में 1 लाख की सैलरी है और मुझे यहाँ पर बहुत कम पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मेरे माँ बाप बीमार रहते हैं। अगर मेरे माँ बाप बीमार नहीं होते तो वो ऑफर मैं स्वीकार करती और वहां पर मैं नौकरी जरूर करती। इस बात को सुनकर जो रानी होती है, रानी का नाम मैंने बदल दिया है, ये असली नाम नहीं है उस लड़की का, लेकिन एक हादसा आपको बता रही हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो रानी होती है ज्योत्सना से कहती है कि ऐसी बात है, अगर तुम्हें टाइम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, तू मुझे पता दे, मैं वहां पर इंटरव्यू देती हूँ, क्योंकि मुझे भी तनख्वाह ज्यादा की जरूरत है। भाई हमने पढ़ाई की है तो क्यों ना इसका लाभ उठाएं। अब यहाँ पर ज्योत्सना उसे पता देती है और कहती है कि तुम्हें मेरा एक जानकार है जो तुम्हें अपने साथ लेकर जाएगा और तुम्हें वहां पर पहुंचा देगा। दिल्ली में वो कंपनी है और तुम उसके साथ चली जाना। रमजान उस व्यक्ति का नाम होता है। अब यहाँ पर रानी इस बात के बारे में अपने घर बात करती है। भाई से कहती है कि भाई मुझे एक नौकरी मिल रही है, क्या मैं उस नौकरी पर जाकर इंटरव्यू दे सकती हूँ। भाई कहता है कि कोई बात नहीं। कभी भी यहाँ पर जो ज्योत्सना थी कभी रानी के घर नहीं जाती है। रानी कई बार उससे आग्रह करती है कि चलो मेरे घर चलो, लेकिन वो कभी भी नहीं जाती है। अब इन सारी चीजों का खुलासा तो आगे पता चलेगा। अब इसके बाद जो रानी होती है दोस्तों, बताई हुई तय तारीख। अच्छा, ये घटना कब की होती है? ये घटना अगस्त 2019 की होती है, पहले सप्ताह की, और यानी शुरुआत इसकी होती है 10 जून 2019 को। जो रानी होती है वो दिल्ली पहुंच जाती है। दिल्ली पहुंचते ही वो उस कंपनी में पहुंचती है और उस कंपनी में इंटरव्यू चल रहे थे। 10 जून 2019 को पहुंचती है, इंटरव्यू चलते हैं और रानी घबराई हुई सी बार बार यहाँ पर ज्योत्सना पर फोन कर रहे थे। साथ में उसके जो रमजान था, वो रमजान उसके साथ रहता है। तभी यहाँ पर एक कहते हैं कि जो बड़ी बड़ी कंपनियों में चाय कॉफी का काम करते हैं, यहाँ पर उसके पास वो आकर खड़ा होता है और कहता है कि मैडम आप चाय लोगी या कॉफी लोगी या कोई ठंडा लोगे। तो यहाँ पर जो रानी थी बहुत ही ज्यादा हंसमुख मिजाज की थी। वो बहुत जल्दी लोगों में घुल मिल जाया करती थी, लोगों से बहुत जल्दी अपनापन दिखाने लगती है। वो कहती है कि भैया तुम्हें जो अच्छा लगे मुझे वो ला दो, लेकिन वो ला दो जिससे मेरा इंटरव्यू बेस्ट जाए। अब यहाँ पर वो जो नौकर होता है वहां पर वो अपनी मर्जी से उसके लिए कॉफी बनाकर लाता है। कॉफी बनाकर जब वो लाता है तो उसके बाद जो रानी होती है उस कंपनी में बैठी बैठी उसके पास जो रमजान होता है वो भी होता है और वो बैठी बैठी उस कॉफी को पी लेती है। कॉफी को पीने के बाद यहाँ पर जो रानी होती है उसे कोई भी सुध-बुध नहीं रहती। 10 जून 2019 की बात होती है और दोस्तों इसके बाद रानी की जब आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को एक बंद कमरे में, जिसमें शायद एक बिस्तर ही आता है, उसी में अपने आप को देखती है और देखती है कि उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा है, उसके भी तन पर एक भी कपड़ा नहीं है और उसके साथ जो कुछ हो रहा था वो बताने योग्य बात नहीं है। रानी बस कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसको इतना ज्यादा नशा होता है और रानी के साथ जो बर्बरता हो रही थी उसे अगर मैं आपको विस्तार से बताऊं तो शायद मुझे भी शर्मिंदगी महसूस हो जाए। रानी के साथ उस दिन 15 व्यक्तियों ने जो किया था वो मैं आपको नहीं बता सकती। उधर रानी का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, घर वाले परेशान होने लगते हैं। रानी का कोई भी अता पता नहीं था, कंपनी का नाम भी ये घर वाले भूल जाते हैं। अब बड़ी दुविधा में बात आती है। अब यहाँ पर ज्योत्सना के बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था, ज्योत्सना को तो केवल रानी ही जानती है। अब उनकी बेटी गायब हो चुकी थी। कोलकाता में वो लोग अपनी बेटी की कंप्लेंट दर्ज कराते हैं पुलिस स्टेशन में। उधर रानी के साथ बहुत बदसलूकी चल रही थी। रानी करहाते हुए पानी मांगती है तो एक तमाचा उसके गाल पर रखा जाता है। रानी जब करहाते हुए खाना मांगती है तो एक मुक्का उसके ऊपर रखा जाता है। इस तरह से मारा जाता है जो शरीर पर निशान न बने। रानी देखती है और गिड़गिड़ाती है, कहती है कि कम से कम मुझे कपड़े तो दे दो, मेरी ये हालत क्यों कर रखी है। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि मैं कहाँ थी, मैं कंपनी से यहाँ तक कैसे आई
और उसे बिल्कुल भी याद नहीं है कि वो वहां से वहां तक कैसे रास्ता तय कर लेती है। रानी को पता चल जाता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है और किसने किया है, उसकी पक्की सहेली ने। तभी तो कह रही हूँ, बच्चों को सावधान और सतर्क कीजिए, ज्यादातर बेटियों को सतर्क कीजिए। इसके बाद क्या होता है कि रानी को पता चल चुका था कि मैं ऐसी जगह पर आ चुकी हूँ, इन जगहों के बारे में सुना था। दोस्तों, रानी कहाँ पर पहुंची थी? दिल्ली का एक थाना लगता है, कमला मार्केट थाना होता है, जहां पर जीबी रोड कोठा नंबर 68 में रानी पहुंच चुकी थी, यानी 68 में रानी पहुंच चुकी थी। अब रानी के साथ ग्राहक आते हैं और रानी के साथ जैसा उनका मन करता है ऐसा बर्ताव करते हैं। उधर माँ बाप बेचैन और बेकरार होकर अपनी बेटी को ढूंढने में लगे हुए थे। भाई अपनी बहन के लिए बहुत परेशान होता है कि मेरी बहन कैसे भी करके मेरे पास आ जाए, क्योंकि वो भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, वो अपनी बहन से बहुत जुड़ा हुआ था। और यहाँ पर रानी का भाई, क्योंकि पूरे परिवार की हमें जानकारी गोपनीय रखनी होगी, उन्हें आगे अपनी जिंदगी भी तो बितानी है, भाई हर दरवाजे को खटखटाता है। कैसे करे, कहाँ करे, क्या करे? दोस्तों, धीरे धीरे देखते देखते यहाँ पर करीबन 2 महीने हो जाते हैं, 2 से 2.5 महीने हो जाते हैं। तभी यहाँ पर अगस्त 2019 में, यानी जून में वो गायब हुई थी, और जुलाई और अगस्त 2019 में यहाँ पर रानी के भाई के पास एक कॉल जाता है। एक कॉल जाती है और जो कि एक व्यक्ति कॉल पर बोल रहा है और वो कहता है, क्या तुम रानी के भाई बोल रहे हो? तो वो सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं, जो रानी का भाई होता है। वो कहता है कि हाँ जी, मैं रानी का भाई बोल रहा हूँ, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं। मानो वो इस फोन का इंतजार कर रहा हो या इस घड़ी का इंतजार कर रहा हो। वो कुछ भी नहीं पूछता है, कहता है कि बस एक बार बता दीजिए मेरी बहन कहाँ पर है। ये व्यक्ति दिल्ली का ही रहने वाला था, इसकी भी जानकारी हमें गोपनीय रखनी होगी। इसके बाद ये कहता है कि तुम्हारी बहन जीबी रोड के कोठे नंबर 68 में कैद है और उन्होंने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे पास फोन करूं। तो भाई कहता है कि आप कौन हो? तो वो कहता है कि भाई मुझे माफ कर देना, मैं भी बंगाल का, आपकी तरफ का, कोलकाता का ही रहने वाला हूं, मुझे माफ करना, मैं आपकी बहन से कई बार मिला हूं और उसके कहने पर मैं फोन कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे बारे में किसी को पता चला तो जीबी रोड वाले मुझे जान से मार देंगे। दोस्तों, यहाँ पर इतनी बातें ही इन दोनों में हो पाती हैं। अब इसके बाद जो रानी का भाई होता है अपने माँ बाप से अनुमति लेता है, कहता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा, बहन को वापस लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ बाप कहते हैं कि बेटा तू कैसे ये सब कुछ करेगा। वो घर से कुछ रकम उठाता है। रकम उठाने के बाद बार बार इस दिल्ली वाले व्यक्ति से, जो कोलकाता का रहने वाला था, रानी से जिसकी मुलाकात होती है, बार बार फोन घुमाता है। कहता है कि एक बार और मुझसे मिल लीजिए, मुझे संतुष्टि हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों, ये दिल्ली का रहने वाला जो पीछे से कोलकाता का रहने वाला था, ये मान जाता है और ये रानी के भाई से मिलता है और पूरी तहकीकात, क्योंकि रानी के भाई के लिए ये दिल्ली जैसा शहर नया होता है, ये सारी बातों को जानकर अब ये रोने लगता है। कहता है कि मेरी बहन बहुत भोली है, मेरी बहन बहुत सीधी है। यहाँ पर ये आदमी इसको दर्शाता है, कहता है कि देख भाई, तू वहां पर जा तो रहा है, लेकिन बहुत खतरे का काम है। अगर उन लोगों को थोड़ा सा भी महसूस हुआ तो वो तुम्हारी बहन को ही गायब कर देंगे। चाहे तुम्हारी बहन को उन्हें मृत्यु या उसे मारना हो, वो उसे किसी भी हालत में वापस नहीं लौटाने वाले हैं। जो भी काम करना वो दिमाग से करना और बिल्कुल भी बेवकूफ़ी मत दिखाना, क्योंकि मैं यहाँ पर रहता हूँ और कई बार मैं वहां पर जा चुका हूँ। इसके बाद रानी के भाई को समझ में आ चुका था कि भाई ये मामला बहुत खतरे का है। रानी का भाई वहां पर एक ग्राहक बनकर जाता है, पैसे लेकर जाता है। लड़कियों की लाइन खड़ी रहती है, वो किसी को भी पसंद नहीं करता है। फिर वही वाली बात है जो शुरुआत में मैंने आपको बताई, रानी के लिए वो आग्रह करता है, यानी वो कहता है कि मुझे कोई भी पसंद नहीं है। कोठे की मालकिन अब रानी के बारे में कहती है कि 2.5 महीने पहले जो नई लड़की आई है उसे पेश किया जाए। इसके बाद कहते हैं कि वो व्यस्त है, तो वो इंतजार करता है। इसके बाद जैसे ही रानी अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है तो भाई को देखकर उसकी आंखें अस्त व्यस्त हो जाती हैं। इधर उधर आंखों को घुमाती है और उसके पास लफ्ज नहीं थे। आंखों में आंसू को भर लेती है और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। बहन की समझ में नहीं आ रहा था कि भाई के सामने क्या कहे, भाई की समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, लेकिन वो चुपचाप उठकर बहन के कमरे में चला जाता है।
कमरे को अंदर से बंद कर दिया जाता है और दोनों एक दूसरे के मुंह पर हाथ रखकर रोने लगते हैं। क्यों हाथ रखते हैं? ताकि बाहर इन दोनों की आवाज ना आए। वो पल मैं आपको बता नहीं सकती। रानी इतनी भावुक होती है, इतनी रोती है अपने मुंह को बंद करके, क्योंकि भाई ने बहन के मुंह पर हाथ रखा था और बहन ने भाई के मुंह पर हाथ रखा था। अब यहाँ पर भाई अपनी बहन के आंसू पहुंचता है, बहन को बिठाता है और कहता है कि लाडो, तुम्हारे साथ आखिर हुआ क्या है? तुम तो एक अच्छी कंपनी में नौकरी करने आई थी। तो यहाँ पर वो बात ही कर रहे थे बहुत धीमी धीमी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। बाहर से आवाज आती है कि भाई तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है, तुम्हें अब इस लड़की को छोड़ना होगा। वो कहता है कि मुझे 5 मिनट और चाहिए। वो कहते हैं कि अगर तुम 1 मिनट भी फालतू रहे तो तुम्हें ज्यादा राशि देनी पड़ेगी। वो फटाक से उनके चेहरे पर पैसे मारता है तो बाहर हंसता हुआ एक व्यक्ति कहता है कि अरे रे, इसको तो ये बंगाली लड़की बहुत ज्यादा पसंद आ गई लगती है। इसके बाद दोनों बहन भाई बातें करते हैं। बहन बताती है कि भाई उस तरह से मेरी उस सहेली ने, जिसका नाम वो बताती है ज्योत्सना होता है, उसने मुझे यहाँ पर रमजान के साथ भेजा और मैं दिल्ली के बाद मुझे नहीं पता ये लोग मुझे यहाँ पर कोठा नंबर 68 में कैसे लेकर आए, मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन उस आदमी वो आदमी मेरे पास कई बार आता है। मैंने उसके सामने हाथ जोड़े, पहली बार में तो उसने मना कर दिया, लेकिन जब उसे पता चलता है कि मैं कोलकाता की हूँ और वो भी कोलकाता का है तो उसे मुझ पर रहम आ जाता है और उसने तुम पर फोन किया। भाई ने कहा कि उसी की वजह से मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ, उसका नाम नहीं लेना है। इसके बाद ये लड़का कहता है कि देखता हूँ बहन मैं क्या करूंगा, और वहां से चला जाता है। पूरी रात सोचता है कि कहीं पुलिस इनसे मिली हुई होगी तो भी मेरी बहन नहीं मिल सकती, क्योंकि उस व्यक्ति की बातें याद आती हैं जिसने फोन किया था। अब ये भाई अपना दिमाग लगाता है और दूसरे दिन दोबारा ग्राहक बनकर अपनी ही बहन से मिलने के लिए जाता है। मिलते वक्त बातें करते हैं कि बहन मैं तुम्हें यहाँ से कैसे निकालूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं पता यहाँ के कानून के अधिकारी क्या पता इन लोगों से मिले हुए हों और मैं तुम्हें कैसे निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर दोनों बहन भाई बैठकर सोचते हैं जितने उनका वक्त होता है। तभी यहाँ पर रानी कहती है कि एक काम करो, तुम एक महिला इसी कार्य को करती हैं जिनका नाम स्वाति मालीवाल है, वो मेरी बहुत मदद करेंगी और वो तुम्हें जरूर कोई ना कोई राह बताएंगी। अब स्वाति मालीवाल महिला के पास पहुंचते हैं जो दिल्ली महिला आयोग होती हैं। यहाँ पर पहुंचते हैं तो ये लड़का अब उस पते पर जाता है ढूंढता हुआ जहाँ पर स्वाति जी रहती हैं। यहाँ पर इनकी मुलाकात होती है किरण नेगी से। किरण नेगी भी इस महिला मोर्चे को संभालती है। अब वो उसकी बातों को जब सुनती है तो किरण नेगी को सच्चाई नजर आती है। ये महिला जो स्वाति मालीवाल है, स्वाति मालीवाल अक्सर कोठों पर जाकर उन महिलाओं की जांच किया करती थी कि सब खुश तो हैं, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, किसी लड़की को जबरन तो नहीं लाया गया है, देख लो फिर भी नजरों से बचकर ये काम हो जाया करते हैं। अब यहाँ पर जो रानी का भाई है उसकी मुलाकात किरण नेगी से होती है, नेगी से। किरण नेगी से जब मुलाकात होती है तो किरण नेगी उसकी बातों पर विश्वास कर स्वाति मालीवाल पर फोन घुमाती है, पूरी सच्चाई रखती है कि अपनी बहन से मिलकर आया है, बातों में झूठ तो नहीं है। अब यहाँ पर जो स्वाति मालीवाल होती है वो यहाँ पर डीसीपी मंजीत रंधावा के पास फोन करती है और कहती है कि ये जानकारी बिल्कुल गुप्त होनी चाहिए, हमें उस लड़की को हर हालत में बचाना है। ये सभी एकजुट हो जाते हैं और एकजुट होने के बाद यहाँ पर इस भाई को तिबारा उस कोठी पर भेजा जाता है और इससे कहा जाता है, ये जो मिशन होता है 9 अगस्त 2019 को होता है। दोस्तों यहाँ पर इससे कहा जाता है कि भाई देख, हम तेरी बहन को जब तक हम वहां पर नहीं पहुंचे जब तक तुम अपनी बहन के पास ही रहना, ताकि वो उसे इधर उधर ना करते। और यहाँ पर जो डीजीपी होते हैं, डीजीपी मंजीत रंधावा, वो भी अपना पूरा फर्ज निभाते हैं और वहां पर दबिश दी जाती है। वहां पर दबिश देने के बाद तब तक वो अपना रानी के पास रहता है वो भाई, और दबिश देने के बाद इस पूरे कोठे में तहस नहस मच जाता है। यहाँ की जो हेड होती है उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और इस रानी को वहां से रेस्क्यू किया जाता है। दोस्तों इसको जब वहां से बचाया जाता है तो ये दोनों बहन भाई अपने आप को बहुत किस्मतवान मानते हैं और रानी की जो आईडी है या उनकी जानकारी है वो गुप्त रखी जाती हैं। मीडिया इस कहानी को बड़े ही इमोशनल तरीके से लोगों के सामने लाता है और यहाँ पर कई तरह की लाइनें लिखी जाती हैं।
एक भाई ने राखी का फर्ज निभाया, एक भाई ने अपनी बहन के लिए अपनी जान को दांव पर लगाया, एक भाई ने पैसे को नहीं देखा, कुछ भी नहीं जाना और अपनी बहन को बचा लिया। भाई हो तो ऐसा हो, ऐसे ऐसे तराने उनके बारे में लिखे जाते हैं, लेकिन अगर उस भाई से पूछें तो उसकी आंखें भर आती हैं। कहता है कि हमारा सिस्टम ही खराब है जो ऐसा लड़कियों के साथ होता है, क्यों ना ये कोठे बंद करा दिए जाएं। अब एक तरफ कहते हैं कि अगर कोठे ना हो तो देश की जो व्यवस्था है वो और तरीके से खराब हो जाएगी, क्योंकि आंकड़े के हिसाब से बहुत लोगों की शादी ही नहीं होती, उनका जो काम चलता है वो कोठों के हिसाब से ही चलता है। अब दोस्तों कौन सी बातें सही हैं कौन सी गलत हैं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन एक लड़की को मजबूर करना और उसके साथ ये सब कुछ करना बहुत गलत है। कहते हैं उन कोठों की सीढ़ियों में भी गड्ढे पड़ चुके हैं, वहां पर इतने कस्टमर आज तक गए हैं क्योंकि अंग्रेजों के जमाने के वो कोठे बने हुए हैं। जो सीढ़ियां होती हैं मर्दों के चढ़ने की वजह से उन सीढ़ियों में गड्ढे हो चुके हैं। क्या आपको इस बात की जानकारी थी? हम ग्रस्त में रहते हैं, हमारी जिंदगी इस ग्रस्त में ही घूमती है। जब हमारे किसी बच्चे के साथ गलत हो जाता है तो हमें ये बातें नजर आती हैं, लेकिन एक एंगल से सोचना चाहिए। यहाँ पर जब यहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है तो जो कोलकाता में कंप्लेंट दर्ज की थी तो वहां पर जो लड़की होती है ज्योत्सना, उसे भी अरेस्ट किया जाता है। ज्योत्सना के साथ साथ उस रमजान को भी ढूंढने की कोशिश की जाती है और उसे भी अरेस्ट किया जाता है। दोस्तों ये बहुत बड़ा गिरोह है। गिरोह क्या, मैं आपको क्या बताऊं, बड़े बड़े शहरों में इनके लोग रहते हैं। फोनों पर व्हाट्सएप पर इनकी बातें होती हैं। व्हाट्सएप के बातचीत के जरिए पढ़े लिखे लोग इनमें काम कर रहे हैं पैसों के लिए। जैसे कि ज्योत्सना हुई वो पैसों के लिए काम करती है। यहाँ पर जो रमजान है वो भी पैसों के लिए काम करता है। दिल्ली, आगरा और आपके कोलकाता, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उनकी कंपनियों में ऐसी चीजों पर एक आधे इंसान नौकरी करता है और वहां से ये छोकरियों को यानी महिलाओं को गायब करते हैं। आप सोच कर देखिए कितनी मानसिकता गिरी हुई है। आप इतनी नौकरी करके भी और वहां से भी पैसा, क्या पैसे की भूख इतनी हो सकती है कि आप दूसरे की जिंदगी को नहीं देख रहे हो। यहाँ ऐसा सब कुछ हो रहा है और हमारी आंखें खुली हैं और खुली आंखों से हम सब कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। क्या कहोगे इस घटना के बारे में? एक भाई ने अपनी बहन को वादा निभाया कि बहन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रक्षाबंधन आ रहा है, रक्षाबंधन पर एक भाई वादा देता है अपनी बहन को कि कभी भी तुझ पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। शायद उस वादे को भाई ने दिल से निभाया था। क्या कहोगे यहाँ पर रानी के भाई के बारे में? क्या कहोगे एक ऐसी दोस्त के बारे में जिसने शायद सारी मर्यादाएं उल्लंघन किया था, सारी मर्यादाएं तोड़ दी थी। दोस्तों बड़ा गुस्सा आता है ऐसे दोस्तों पर, तभी तो हम कहते हैं, बच्चों से मैं भी कहती हूँ, आप भी कहा कीजिए, दोस्त देखभाल कर बनाने चाहिए। दोस्त पर कभी भी आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। अपना खून आपको बकस सकता है लेकिन दूसरा अनजान व्यक्ति आपका कभी भी भला नहीं चाहेगा। कोई ऐसा दोस्त नहीं है। मैंने तो जितने दोस्तों की कहानी या जो चीजें निभाई हैं सभी दोस्त ऐसे ही निकलते हैं। तो दोस्तों मेरी तो एक ही राय रहेगी, दोस्त बनाओ लेकिन इतना भरोसा नहीं कि आपको जीने में दिक्कत हो, दुविधा हो या आप एक ऐसी मुसीबत में पड़ जाए जहां से निकलना भी नामुमकिन सा लगे। तो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। इसके प्रति आवाज उठाइए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों को सुनाइए, अपनी बेटियों को सुनाइए, अपनी बेटियों पर शेयर कीजिए। बेटा आपको संभल कर रहना है, आप घर से बाहर अकेले रहते हैं, दोस्तों पर आंख बंद कर किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, केवल अपने माँ बाप पर भरोसा करना चाहिए। बाकी इस संसार में सब मतलब के स्वार्थी रिश्तेदार होते हैं सभी। खुलकर कहती हूँ, सामने कहती हूँ, किसी से डरती नहीं हूँ और डरने का कोई काम भी नहीं है। डरेंगे क्यों? हमें जो कुछ करना है हम ही कर सकते हैं, हमारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं कर सकता। आप अगर समझदार और मैच्योर हो जाएं तो आपकी जिंदगी को कोई बदलने की ताकत नहीं रखता, किसी में इतनी ताकत नहीं है। तो अब आप लोगों से विदा लेती हूँ सावधानी के साथ। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, अपने आप को सुरक्षित और अपने परिवार को भी एकदम सावधान और सुरक्षित रखिए। शाम को हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।